सिर्फ हिंदी से नहीं है, मातृभाषा कोई भी भाषा हो सकती है जो कि बच्चे की अपने घर की भाषा हो। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो मातृभाषा वैसे मुख्यतः हिंदी ही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ अनेकों प्रकार की भाषाएं चलती हैं, मतलब तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जो भी है, तो जो बच्चे के वहाँ लोकल में बोला जाता होगा वही उसकी मातृभाषा होती है। तो एनसीएफ ने हमेशा मातृभाषा के प्रयोग पे ही जोर दिया है, उसके माध्यम से बच्चे और अच्छा सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने वाले की मातृभाषा ही होनी चाहिए, जिसका आधार निश्चय ही वे अनुभविक, भाषिक व संज्ञानात्मक स्रोत होने चाहिए जिन्हें बच्चा अपने साथ लेकर स्कूल में प्रवेश करता है। मतलब कि जब बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में, तो हमेशा उसको मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए। और बच्चे को जो भी चीज़ सिखाई जाए तो किसके माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, जो बच्चा अपने घर से सीख के आया है, जो उसने पहले से सीख रखा है, जो बातें उसको पता है पहले से ही, और जो भाषा, जिस भाषा में वो समझ पाए, उसी के आधार पे बच्चे की आगे की पढ़ाई हमको करवानी चाहिए। चौथा पॉइंट है, जहाँ योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों वहाँ प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रथम 1-2 साल तक मुख्यतः मौखिक श्रव्य कुशलता, सामान्य बातचीत पर ही होना चाहिए। तो मतलब जहाँ पे बहुत अच्छे हमारे टैलेंटेड टीचर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, और जहाँ पे कि कह सकते हैं कि संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो हमारे पास बच्चों को सिखाने के लिए, तो वहाँ हम लोग प्राइमरी स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुख्य रूप से सिर्फ मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ें अंग्रेजी में, जैसे होता नहीं है कि मे आई कम इन, एंड जो भी चीज़ें होती है ना, बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस, सॉरी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँ बस मुख्य तौर पे। अगला हमारा पॉइंट है, अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए, और शिक्षण ऐसी पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जो बच्चे के समझ के स्तर का हो। मतलब कि जैसे अगर हम लोग किसी क्लास में इंग्लिश पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो अगर वो अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अंग्रेजी की कक्षा में अगर हमारा कोई स्टूडेंट हिंदी भी बोल दिया तो हमको मना नहीं करना चाहिए। और जो बुक हो उस कक्षा में, मतलब जिस किताब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे की समझ के लेवल की हो। मतलब ऐसा नहीं कि इतना उसमें हाई स्टैंडर्ड लिखी लिखी हो बातें कि बच्चे को समझ में ही ना आए, सिंपल तरीके से लिखी हुई बुक होनी चाहिए। फिर है, यदि योग्य प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो अंग्रेजी प्राथमिक स्तर के बाद ही लाई जानी चाहिए, और उसे इस तरह से पढ़ाया जाए कि शिक्षार्थी उन बच्चों के स्तर पर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके जिन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर दी थी। अच्छा, मान लीजिए आपके प्राइमरी स्कूल में इतने अच्छे नहीं टीचर हमारे अवेलेबल है जो कि बच्चों को बहुत कुशलता के साथ अंग्रेजी पढ़ा सके, तो प्राइमरी स्कूल के बाद ही बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, और फिर उनको इतना अच्छा पढ़ाया जाना चाहिए प्राइमरी स्कूल के बाद कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश पढ़े हुए तक बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो कि प्राइमरी स्कूल से अंग्रेजी सीख रहा है, और एक बच्चा है जो कि प्राइमरी स्कूल के बाद से सीखना शुरू किया, तो जो बाद से सीखना शुरू किया उसको इतने अच्छे से पढ़ाना चाहिए कि वो पहले से सीखे हुए बच्चे के बराबर तक पहुंच सके, उसके बराबर उसको भी आना चाहिए। सातवां पॉइंट है, घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच व पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब कि जैसे देखिए हमारा स्कूल है ना, जैसे हम लोग घर पे हो सकता है कुछ और भाषा बोलते हों, दोस्तों और आसपास कोई और भाषा चलती हो, लेकिन हमारे स्कूल में एक अलग ही लेवल की भाषा चलती है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, मतलब जो फ़र्क होता है, उसको हमको कम करना चाहिए। मतलब हमको कुल मिला के कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भाषा बच्चा अपने घर में आसपास यूज़ कर रहा है बोलने में, लगभग वही भाषा स्कूल में भी चले, या स्कूल वाली भाषा बच्चे के वातावरण में भी रहे, बच्चे के मतलब कहते हैं ना रियल लाइफ जिसे कहते हैं, वास्तविक जीवन में भी वही भाषा हो। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी मातृभाषा का एक माध्यम के रूप में प्रयोग होना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम स्कूल का कहने मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, तो वहाँ अक्सर करके हम लोग देखते हैं कि सारी बुक्स ना सिर्फ अंग्रेजी में लिखी होती हैं। अब बच्चा, अब जैसे हमारे जैसे अभी लोकल में ही देख लीजिए, जो गांव में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती हैं, अब गांव में बच्चे का जो मतलब कि जो डेली लाइफ है उसकी, वहाँ तो वो हिंदी में ही यूज़ कर रहा है अपने घर पे दोस्तों के साथ या अगल बगल कहीं भी, लेकिन स्कूल जाता है तो उसको अचानक से सब इंग्लिश टू इंग्लिश मिल जाता है।
तो वहाँ बच्चे को ना सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी शुरुआत में बच्चों को पढ़ाने के लिए मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। और हमेशा अगर बच्चा उस स्कूल में हिंदी बोल भी रहा है या अपनी मातृभाषा जो भी है बोल रहा है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि उच्च स्तर तक कहने का मतलब है कि बच्चा आगे तक जो भी पढ़ाई करे, अपनी 10th करे, 12th करे या ग्रेजुएशन करे या आगे जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है, तो अगर वो मातृभाषा में करेगा ना तो उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ या आप लोग हैं, तो हम लोग कोई भी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हमको इंग्लिश आती है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश बोल भी लूँ, मुझे समझ में भी है, अगर सामने वाला कोई बोले या लिखा भी है तो मैं समझ लूँ, उसका अर्थ निकाल लूँ। लेकिन जब मैं अपने मन में कोई चीज़ सोचूंगा ना तो मैं हिंदी में ही सोचूंगा, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, ठीक है। मैं अपने घर की भाषा में सोचूंगा, जो भाषा मेरे आसपास बोली जाती है, जो भाषा मेरे घर में बोली जाती है, तो मन में जब मैं सोचूंगा ना तो मैं उसी भाषा में सोचूंगा। तो अगर उच्च स्तर तक में भी बच्चे की शिक्षा का माध्यम वही भाषा रहेगी तो बच्चा बहुत अच्छे से विकास कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग जो अभी डीएलएड जैसे हम लोग ने किया तो हिंदी माध्यम में ही किया था, तो उसमें हम लोग के लिए अच्छा क्या था कि हम लोग सोचते भी हिंदी में है और हम लोग लिख भी हिंदी में रहे थे, तो हमने जो सोचा एग्जैक्टली वही हम लिख भी देते हैं। अब कहीं ऐसा होता कि हम लोग सोच हिंदी में रहे और आंसर इंग्लिश में लिखना रहता तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, ठीक है। तो उच्च स्तर में बच्चों को हमेशा उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। 10वां है हमारा पॉइंट, पाठ्यचर्या निर्माताओं, पाठ्य पुस्तक लेखकों और शिक्षक को विभिन्न भाषाओं और विषयों के बीच संपर्क सूत्र या नेटवर्क स्थापित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। तो इस पॉइंट का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारा सिलेबस बनाते होंगे जो लोग, या जो लोग हमारी बुक्स लिखते हैं या जो टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं, तो देखिए अब हमारे देश में कई सारी भाषाएं चलती है ना, तो उनको कुछ ऐसी सेटिंग करनी चाहिए कि एक भाषा दूसरे भाषा से कनेक्टेड रहे। मतलब अगर किसी बच्चे को एक भाषा आ रही तो वो दूसरी भाषा भी सीख सके उसके इस्तेमाल से। अगला है, जहाँ तक संभव हो सके विदेशी भाषा उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 वर्षों तक पढ़ाई जानी चाहिए। अब उच्च माध्यमिक स्तर मतलब हो गया कि जैसे 9th 10th हो गया, ये सब जो कक्षाएं होती हैं, तो उनको 2 वर्षों तक विदेशी भाषा का मतलब यहाँ पे अंग्रेजी से ही है। वैसे हमारे देश में विदेशी भाषा के तौर पे मुख्यतः अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती है। तो मतलब 2 साल तक कम से कम पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, और वो भी उच्च माध्यमिक स्तर पर, ताकि बच्चे का विकास हो चुका रहे उस लेवल का कि वो कोई भाषा सीख सके अच्छे से। अगला पॉइंट है, विधियाँ, सामग्री, कक्षा में अपनाई गई कार्यनीतियाँ और मूल्यांकन प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूल छोड़ते वक्त हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में उच्च दक्षता कर चुके हों। तो देखिए, जैसे जिस विधि से हम लोग कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग की टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, मैप है, जो भी सारी चीज़ें हों, या किस जो कार्यनीति हमने अपनाई है स्कूल में, ठीक है, या जैसे हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जो भी मतलब हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, वो इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे ये एकदम पक्का हो जाए, एकदम कंफर्म हो जाए। क्या कंफर्म हो जाए कि जब बच्चा आपकी स्कूल से बाहर निकले तो वो हिंदी या जो भी क्षेत्रीय भाषा वहाँ पढ़ाई गई है उसकी मातृभाषा और साथ ही साथ अंग्रेजी में उच्च दक्षता कर चुके हों। उच्च दक्षता का तात्पर्य कि वो अच्छे से वो भाषा सीख लिए हैं, ठीक है। कि जब वो बच्चा आपकी स्कूल से निकले तो ये श्योर रहना चाहिए कि बच्चे को उसकी मातृभाषा, अब चाहे उसकी मातृभाषा हिंदी है या उसकी जो भी क्षेत्रीय भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा मतलब जैसे पंजाबी हो गई, उड़िया, कन्नड़, बंगाली, ये सब जो भी है, और उसके साथ अंग्रेजी भी उसको आती रहे। मतलब उस भाषा में, भाषा कौशल आप समझ रहे हैं ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये चारों कौशल उसके विकसित हो चुके हों उस भाषा से संबंधित। ये स्कूल को श्योर करना पड़ेगा। 13वां पॉइंट है, हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है ताकि शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। अब मतलब कि जो भी हमारे टीचर हैं वो चाहे हिंदी पढ़ाते हो चाहे अंग्रेजी पढ़ाते हो,
उनको वह भाषा भी आनी चाहिए जिस क्षेत्र में वह पढ़ाने गए हैं, ताकि वह बच्चे के साथ मतलब एक तरीके से घुल मिल सके। अब जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारी मतलब मान लीजिए अगर हमारी जॉब किसी ऐसे क्षेत्र में लग गई जहाँ की मातृभाषा हिंदी ना हो के कोई दूसरी भाषा है। होता है ना, बच्चे जब घर घर पे अलग ही भाषा चलती है, तो बच्चा जब शुरू में स्कूल आता है तो वो अपने घर की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो पहली बात तो टीचर को मना नहीं करना चाहिए घर की भाषा बोलने में, और दूसरी बात उसको समझ में भी आना चाहिए कि बच्चा कह क्या रहा है। पता चला कि मान लीजिए हमारी अब जॉब लग गई किसी साउथ इंडिया में कहीं हमारी लग गई, अब हमको वो भाषा आती ही नहीं है कि बच्चे की भाषा वो अपने घर की भाषा जब बोलेगा तो वो क्या कहा उसने और मैंने क्या कहा, तो जब हम दोनों लोग एक दूसरे की बात ही नहीं समझेंगे तो हम उसको हिंदी अंग्रेजी कहाँ से सिखा पाएंगे। इसलिए शिक्षक को वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ दूसरी भाषा के ज्ञान की संभावना कम हो, वहाँ उस क्षेत्र की भाषा जानने वाले शिक्षकों को शामिल करना अत्यंत जरूरी है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि वहाँ की भाषा हम लोग न सीख पाएँ, तो वहाँ पे ऐसे ही टीचर को रखें जो वहाँ की भाषा जानता हो, मतलब वहाँ के लोकल व्यक्ति को ही वहाँ पे जॉब पे रखना चाहिए ऐसा। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा शिक्षण के मामले में संपूर्णतावादी या होलिस्टिक रुख अपनाने की ज़रूरत है। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग पर आधारित पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण का आधार बनाना चाहिए। मतलब कि देखिए, मतलब होलिस्टिक या संपूर्णतावादी रुख अपनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि जब हम बच्चे को भाषा सिखाएं ना, तो उसको हमारा फोकस सिर्फ सिखाने पे ना रहे, हमारा फोकस रहे कि वो जो भाषा सीख रहा है ना वो अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करे, अपने वास्तविक जीवन में उस भाषा का इस्तेमाल करे वो, ठीक है। और ऐसी पाठ्य पुस्तकों को हमको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि भाषा प्रयोग पे आधारित हो, मतलब कि उसमें वो भाषा लिखी रहे। जैसे जो भी किताब, जैसे अंग्रेजी में ही लिखा ना, जैसे हम लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो हिंदी की जो किताब उसमें हिंदी ही लिखा हो, ना कि किसी और भाषा में लिखा हो। अगला पॉइंट है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। अर्थात कि हम लोग चाहते हैं ना कि बच्चा हमारा पढ़ाई के प्रति मोटिवेट रहे, मतलब वो खुद ही पढ़े, अपने से पढ़े, वो उसको कहने की ज़रूरत ना पड़े पढ़ने के लिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हर स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी हो, जहाँ पे कि बच्चों के मतलब कि सिलेबस की किताबें तो मिले ही मिले, साथ ही साथ अलग से भी किताबें रखी हों वहाँ पे दूसरी चीज़ों की, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कोई मैगज़ीन हो गई, या कोई स्टोरी की बुक हो गई, जो भी चीज़ें। तो एक लाइब्रेरी हो और बहुत सुंदर सी अच्छी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स मिले बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि उनकी भाषा का विकास हो सके और उनके अंदर पढ़ने की आदत डेवलप हो सके। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा सीखने व सिखाने के तरीकों के क्षेत्र में छोटी छोटी शोध परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शोध परियोजनाओं को बढ़ावा दिया मतलब कि बच्चे करके सीखे, मतलब कि बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिए तब भाषा सीखिए। अब देखिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है हमारे पास। जैसे पहला दिया, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी का आंतरिक विकास करना, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थी को ज्ञान देना, या विद्यार्थी को रोजगार योग्य बनाना। तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि कोई भी शिक्षण जब हम लोग कराते हैं ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कराना, कि उसके जीवन के हर पहलू का विकास कराना मुख्य उद्देश्य होता है। तो विकल्प बी हमारा सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है कि भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना, कि मतलब भाषा का अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना ये क्या है, दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं। विपरीतार्थक संकल्पना है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। भाषा का भाग नहीं है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए, ये क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब भाषा का हमको अध्ययन भी करना चाहिए और भाषा के विषय में सीखना भी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये दोनों किसी भी भाषा के लिए। अगला है, निम्नलिखित में अधिगम की विधि है। अधिगम की विधि कौन कौन सी होती है बताइए। प्रयोग करके सीखना, यानी करके सीखना, बच्चे खुद करके तब सीखें। एक होती है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पहले टीचर कर रहा है और बच्चे उसको देख रहे हैं, तो बच्चों ने पहले उसको देखा फिर अपने से किया, तो ये अवलोकन विधि हो गई। तीसरा है अधिगम और सामूहिक विधि। मतलब सामूहिक विधि मतलब कि कई सारे बच्चों का ग्रुप बना दिया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग मिलजुल के ये वाला प्रोजेक्ट पूरा कर लीजिए। या चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इन तीनों की सहायता से हम लोग अधिगम कर सकते हैं ना।
कि बच्चे अपने से भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, और पहले टीचर ने किया उसको देखे फिर तब खुद से करें। तो तीनों हमारे सही है, तो उपर्युक्त सभी हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है? मतलब कि जब हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर पे जाते हैं, मतलब मिडिल स्कूल कह सकते हैं, तो एक हमारा टीचर है ना, तो उस टीचर में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है किसी भी स्टूडेंट को? उसकी अभिव्यक्ति, उसका पूर्ण व्यक्तित्व, उसकी भाषा या उसकी रुचि? तो देखिए उसका पूर्ण व्यक्तित्व बच्चे को अच्छा लगना चाहिए, कि उसका मतलब हर चीज़ का जो नज़रिया है उस टीचर का वो बच्चों को पसंद आना चाहिए, तभी बच्चे उससे पढ़ने में उनको आनंद आएगा और रुचि लेंगे सीखने में। और ये जो उसकी रुचि, उसकी भाषा, उसकी अभिव्यक्ति, ये सब पूर्ण व्यक्तित्व के अंदर ही तो आएंगे ना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है? मतलब जो मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं, कक्षा 6, 7, 8 के कह सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के भाषा विकास में कौन सी चीज़ मदद करेगी? पहला दिया है परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत, कि परिवार के लोग आपस में क्या बात करते हैं। दूसरा दिया है गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाला समय, कि होमवर्क बच्चे कितने टाइम तक बिजी रहते हैं होमवर्क में। तीसरा है विविध भाषा प्रयोग, कि बहुत सारी भाषा प्रयोग के बहुत सारे मौके, मतलब बच्चा जहाँ जा रहा है वो जो भी काम करता है तो उस भाषा का प्रयोग करता है जो भाषा उसने सीख रखी स्कूल में। या चौथा दिया कुछ भी पाठ पढ़ने की आवश्यकता है, कि उनको कुछ पढ़ाया ही ना जाए, वो अपने से ही सीखे। तो ये तो एकदम गलत बात है। तो देखिए विकल्प सी जो हमारा है कि विविध भाषा प्रयोग, कि देखिए विविध जो है ना शब्द, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यही विकल्प हमारा सही होगा कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले भाषा को प्रयोग करने के। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही था, अब ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच, और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दिया कीजिएगा।